Hello, Assalamu alaikum. This is Muhammad Suhail. So today I'm going to start another series about the language English grammar. So I will start the topic from the basic steps. So we are going to start English grammar. First we will define the English grammar. What is English grammar? Like English grammar जो है किसी भी इंग्लिश ग्रामर्स हो, उर्दू ग्रामर्स हो, हर एक लैंग्वेज का अपना अपना एक रोल यानी किरदार अदा करते हैं, यानी कि दे प्ले देयर ओन रोल इन देयर लैंग्वेज. सो इंग्लिश ग्रामर के अंदर भी मुख्तलिफ मतलब रूल्स होती है, रेगुलेशंस होती है, उसके तहत आपको चलना होता है. तो शुरू में एक बिगिनर्स के लिए ज़रूरी होती है कि स्ट्रक्चर्स को किस तरह इस्तेमाल कर लें, और इसके साथ साथ रूल्स होती है, रेगुलेशन होती है, इसी के तहत काम करना होता है. तो मैं सबसे पहले ग्रामर के ऊपर आऊँगा कि ग्रामर बेसिकली किसे कहते हैं. तो ग्रामर्स according to my perspective, the definition of grammars is like that grammars applies rules for standard use of words and how their component parts combine to form a sentence. जिस तरह ग्रामर्स का अपना एक रूल्स होती है, आप अपनी वर्ड्स को स्टैंडर्ड यूज़ करने के लिए एक फ़वाइद और ज़वाबित होती है, उसी को ग्रामर कहा जाता है. और उसके जो अपने एक कंपोनेंट्स होती है, एलिमेंट्स होती है, पार्ट्स होती हैं, जिस तरह आप पार्ट ऑफ स्पीच को ले लें तो ये कंबाइन करके एक सेंटेंस बन जाती है. तो ग्रामर जो है, ग्रामर इज़ आल्सो ए सिस्टम फॉर क्लासिफाइंग एंड एनालाइजिंग द एलिमेंट्स ऑफ लैंग्वेज इंक्लूडिंग इन्फ्लेक्शन, फंक्शंस, रूल्स एंड रिलेशंस इन द सेंटेंस. ग्रामर जो है एक और सिस्टम भी होती है, यानी इसके अंदर सिस्टम ऐसी भी होती है जिसमें किसी चीज़ को क्लासिफाई करना हो या तज्जिया करना हो या एनालाइज करनी हो. जो लैंग्वेज के जो एलिमेंट्स होती है, ख़ासकर जो गर्दिश आवाज़ होती है यानी साउंड्स होती है, सेंटेंस होती है, और उसके जो फंक्शन होती है, रूल्स होती है, तो सेंटेंस के हवाले से इसी को कहा जाता है. तो इट्स मीन्स हम ये कह सकते हैं, तो ग्रामर्स इज रूल्स एंड रेगुलेशन. सो वी नीड टू use the words according to the grammar structures, according to the rules and regulations of the grammar. So when you are applying your words according to the functions of the grammar, it means you are speaking, you are writing in accordance with grammar rules. तो इसके बाद आ जाते हैं अल्फ़ाबेट्स. जिस तरह किसी लैंग्वेज के अंदर उर्दू में भी अगर हम देख लें तो उसमें भी इतने अल्फ़ाबेट्स होते हैं. जिस तरह ये छोटे छोटे अल्फ़ाबेट्स मिलकर क्या बन जाता है, एक वर्ड बन जाती है, यानी वर्ड बन जाती है. इसी तरह इंग्लिश के अंदर भी 26 अल्फ़ाबेट्स हो गई. जब ये 26 अल्फ़ाबेट्स when we combine these alphabets, so it creates a sense. It means it gives you a complete meaning. आपको एक complete meaning देगा, एक sense देगा, यार ये बंदा बोल क्या रहा है, क्या बोलना चाहते हैं, आपको समझ आ जाता है. It will give you an understanding and consideration. अब जो बंदा बोलते हैं यार, एक फॉर एग्ज़ाम्पल बी से बना बॉय, ये सारे जिस तरह ये 26 जो अल्फ़ाबेट्स हो गए इंग्लिश का, ये एक आइडेंटिफिकेशन होती है किसी भी लैंग्वेज का. इसी तरह ABCD यानी 1 A से लेकर 26 जो अल्फ़ाबेट होती है यानी Z तक, ये सारे क्या हैं, एक पहचान होती है, आइडेंटिफिकेशन होती है इंग्लिश लैंग्वेज का. अब वर्ड्स, इसके बाद आ जाते हैं वर्ड्स क्यों. जिस तरह अल्फ़ाबेट्स तो बन गई, आप मिसाल के तौर पर एक बंदे को ABCD बोल के तो कोई सेंस तो पैदा नहीं करेगा. वो आपको बताएगा यार ये तो यही बोल रहा है कि ABCD, ये तो अल्फ़ाबेट्स हो रहा है, कोई सेंस नहीं बन रहा. लेकिन जब ये कंबाइन कर लेंगे, व्हेन यू कंबाइन दीज वर्ड्स in creating a sense or complete sentence, so it means complete meaning. It means this is a word. अब फॉर एग्जांपल वर्ड्स का ही अपना एक डिफिनेशन जिस तरह है, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच गिव्स कंप्लीट सेंस, यानी एक अल्फ़ाबेट्स का एक ग्रुप जो कि आपको एक मुकम्मल सेंस दे दे, यानी कंप्लीट मीनिंग दे दे. फॉर एग्ज़ाम्पल आप लिखते हैं कि बॉय, यानी बॉय का आपको समझ आ जाता है, यू कैन अंडरस्टैंड यार
कि बॉय जब बोले तो समझ आ जाता है कि यार एक लड़के का नाम बोल रहा है, बॉय यानी लड़के का नाम बोल रहा है, और टेबल बोले तो आपको समझ आ जाता है उसका इम्पॉर्टेंट, दीज आर दी वर्ड। बट लेकिन शर्त ये है कि ये कंप्लीट सेंस देता हो। अगर कोई सेंटेंस कोई वर्ड्स जो है कंप्लीट सेंस ना दे रहा हो तो हम उसको वर्ड्स नहीं कह सकते। तो इसके बाद हम आ जाते हैं कि सेंटेंस, व्हाट इज अ सेंटेंस। सो सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक दैट गिव्स यू कंप्लीट सेंस। यानी एक सेंटेंस हो गई जिसके अंदर आपको कंप्लीट सेंस दे देता हो, यानी बंदा क्या बोलना चाहता है। जिस तरह ग्रुप ऑफ वर्ड्स, मिसाल के तौर पर एक मैं मिसाल दे दूँ आपको, द ईस्ट इन राइज द सन। अब कोई बंदा ये बोले तो आपको समझ नहीं आएगा, you cannot understand the words what is he gonna say। so sentence के अंदर complete sense हो, complete meaning देता हो, जब तक ये दोनों ना हो हम उसको sentence नहीं कह सकते। अब sentence के अंदर आपको ग्रामर्स के रूल को भी फॉलो करना पड़ता है। जिस तरह sentence एक correct sentence है, the sun rises in the east, ये आपको एक करेक्ट सेंटेंस यानी कंप्लीट मीनिंग दे रहा है। और दूसरा कि आई एम राइटिंग अ लेटर्स, और ये भी एक कंप्लीट सेंटेंस है। अगर कोई बंदा का ए लेटर इज़ राइटिंग, तो ये कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा है कि लेटर क्या कर लेटर तो लिख तो नहीं रहा, ये कंप्लीट सेंस, इसको हम सेंटेंस नहीं कह सकते। तो ग्रामर के अंदर इसका स्ट्रक्चर के बारे में हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो जिस तरह मिसाल के तौर पर सुहेल गिव द बुक टू अहमद। अब सुहेल ने बुक दे दी अहमद को। अब इसको अगर हम देखें तो इसके अंदर एक किसी भी सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट तो होना मस्ट है, और वर्ब का होना मस्ट है, और तीसरा ऑब्जेक्ट का होना मस्ट है, यानी ऑब्जेक्ट भी नाउन ही होता है। तो ये फिर कंप्लीट सेंस बन जाता है किसी भी सेंटेंस का। अब सेंटेंस के जब आप कोई सेंटेंस स्टार्ट करने वाले हो, व्हेन यू वांट टू स्टार्ट ए सेंटेंस यू हैव टू स्टार्ट विद द कैपिटल लेटर्स एट द फर्स्ट स्टेज ऑफ द वर्ड्स ऑफ द सेंटेंस। आप जब किसी सेंटेंस को स्टार्ट करने वाले हो तो सेंटेंस के लिए शुरू में जो वर्ड्स आती है उसका जो पहला लेटर है उसको कैपिटल लेटर में रखना ज़रूरी होता है। और इसके बाद आ जाता है फ्रेज, यानी फ्रेज का मतलब हो गया एक ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक सेंस। यानी कभी कभार इसका मतलब ये है कि फ्रेज कभी कभार आपको पूरा माना दे देता है, सेंस दे देता है कि आप अंडरस्टैंडिंग आपको दे देता है, लेकिन कभी कभार नहीं दे देता। अब सेंटेंस के अंदर जो है 4 अक़साम होती है, यानी देयर आर 4 काइंड्स ऑफ सेंटेंस। सो सेंटेंस ने तो दे दी कि कंप्लीट सेंस देने के बाद इसका अपना टाइप्स होता है कि सबसे पहले डिक्लेरेटिव सेंटेंस, फिर इसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इम्परेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो डिक्लेरेटिव सेंटेंस का मतलब हो गया इसके अंदर जो है ना ए सेंटेंस दैट डिक्लेयर समथिंग, दैट कन्वेज समथिंग। ठीक है, आपको कुछ ना कुछ हो जाता हो, यानी कि इसके अंदर कोई डिक्लेयर यानी एलामिया भी आप कह सकते हैं। फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहा जाता है ए सेंटेंस कैन आस्क द क्वेश्चन, यानी सेंटेंस के अंदर आपको कोई ना कोई इंट्रोगेटिव WH क्वेश्चन भी हो सकता है और ऑक्सिलरी सेंटेंस भी हो सकता है, यानी उसके अंदर आपको रेस ए क्वेश्चन, यानी स्टार्टिंग करेगा WH क्वेश्चन से या ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट कर लेगा। ठीक है, इम्परेटिव सेंटेंस के अंदर जिसके अंदर जो होता है एक इम्परेटिव सेंटेंस आप ये कह सकते हैं जिसके अंदर कमांड के बाद कोई कमांड दे देता है आपको, या रिक्वेस्ट दे देता है, या कोई डिज़ायर होती है। सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस ए कमांड, ए रिक्वेस्ट और ए डिज़ायर।
तो मिसाल के तौर पर आपने सुना होगा अहमद शट द डोर, ये सारे क्या है, ये कमांड हो गई। और प्लीज़ ब्रिंग मी ए गिलास ऑफ वाटर, ये हो गई रिक्वेस्ट हो गई। अब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का मतलब क्या है? ए सेंटेंस कैन एक्सप्रेस सम स्ट्रॉन्ग और सडन फीलिंग। अब कोई बंदा मिसाल के तौर पर आप कोई न कुछ कर रहे हो कि अचानक कोई हादसा पेश आ जाता है, कभी कभार आप खुशी में अचानक जो वर्ड्स निकल जाती है उसी को कहते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। फिर इसके आखिर में अपना जो निशान होता है वो लगाना पड़ता है। अब पार्ट ऑफ अ सेंटेंस, तो सेंटेंस के जो पार्ट है एक होता है सब्जेक्ट, फिर होता है प्रेडिकेट, द पर्सन और थिंग वी कैन स्पीक अबाउट। अब सब्जेक्ट क्या कहते हैं सेंटेंस के अंदर, मैंने आपको पहले भी बताया था कि सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट का होना भी ज़रूरी है, वर्ब का भी होना ज़रूरी है और ऑब्जेक्ट का भी होना ज़रूरी है। अब सेंटेंस के जो सब्जेक्ट होती है, सब्जेक्ट या तो कोई चीज़ होगी या तो कोई बंदा होगा, ठीक है। सब्जेक्ट बंदा भी हो सकता है, प्लेस भी हो सकता है, ये सारे होगा। लेकिन प्रेडिकेट के अंदर जो आप कोई चीज़ कन्वे कर रहे हो, मिसाल के तौर पर आई एम प्लेइंग क्रिकेट। अब आई यहाँ पे हो गई सब्जेक्ट, एम प्लेइंग क्रिकेट से आगे जो क्रिकेट तक है, आई एम प्लेइंग क्रिकेट, आई सब्जेक्ट हो गए, एम प्लेइंग क्रिकेट हो गई प्रेडिकेट। यानी इसको जो इसके अंदर जो कह रहा है उसी को कहते हैं प्रेडिकेट। थैंक यू।